सवाल अमेरिका के जो सामरिक विशेषज्ञ हैं उनके सामने ये नहीं था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस आए या नहीं। सवाल ये था कि कोई काउंटर टेररिज्म कंटिंजेंट वहां रहे या नहीं, जो कि ये सुनिश्चित कर ले और कर सके कि अफगानिस्तान की जमीन से ऐसी कोई परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी जिससे अमेरिका के हितों को खतरा हो या अमेरिका पर कोई आतंकी आक्रमण फिर हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 11 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के ऐलान पर यह कहना है विवेक काटजू का, जो पूर्व राजनयिक हैं। नमस्कार, आज है शुक्रवार 16 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी। बीते 24 घंटों में 2,15,000 से अधिक लोग हुए संक्रमित, करीब 1,200 लोगों की मौत। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 15.5 लाख के पार पहुंची। इस बीच 11 करोड़ 45 लाख लोगों को लगा कोविड से बचाव का टीका। कुंभ में अब अखाड़ों को भी सताने लगी कोविड की चिंता। निरंजनी अखाड़े ने 15 दिन पहले किया कुंभ समाप्ति का ऐलान। कहा, हमारे अखाड़े के साधु संतों में नजर आ रहे हैं कोरोना के लक्षण। बाकी के 5 सन्यासी अखाड़े भी जल्द कर सकते हैं कुंभ समाप्ति की घोषणा। आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल तक चलने वाला है मेला। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कूच बिहार में दर्ज हुई एफआईआर। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। वहीं कूच बिहार मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के आपत्तिजनक बयान का चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। प्रचार करने पर लगाई 24 घंटे की पाबंदी। अमेरिका के सिटी बैंक ने भारत के कंज्यूमर बैंकिंग मार्केट से निकलने का किया ऐलान। 4,000 नौकरियों पर खतरा। 12 अन्य देशों में भी बंद करेगा कामकाज। अब वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार पर फोकस करने की तैयारी में है सिटी ग्रुप। जयदेव उनादकट की घातक गेंदबाजी और डेविड मिलर की अर्धशतकीय पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर बनाए थे 147 रन। राजस्थान ने 7 विकेट के नुकसान पर हासिल किया लक्ष्य। अब खबरें काम की। दिल्ली सरकार ने किया स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। 11 मई से 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। छुट्टियों के दौरान एडमिशन और परीक्षा से जुड़े कामकाज के लिए स्टाफ को बुला सकता है स्कूल प्रशासन। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 फिर होगा बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। 21 अप्रैल से एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से ही संचालित होंगी सारी उड़ानें। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी से दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता पर पड़ने वाला असर। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं पूर्व राजनयिक विवेक काटजू से। अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो के सैनिकों की वापसी की घोषणा से इलाके में शांति और स्थिरता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बताया कि पूरे 20 साल बाद 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से उनके सारे सैनिक लौट आएंगे। अमेरिकी अखबारों ने बाइडेन के इस फैसले की आलोचना करते हुए लिखा है कि इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। विवेक काटजू जी, आपका क्या मानना है? विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा या वहां फिर गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं? देखिए, पहले तो हमें यह समझना है कि अमेरिका क्या चाहता है अफगानिस्तान। इसमें मुझे लगता है दो राय नहीं है कि अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध से थक गया है। सवाल अमेरिका के जो सामरिक विशेषज्ञ हैं उनके सामने ये नहीं था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस आए या नहीं। सवाल ये था कि कोई काउंटर टेररिज्म
कंटिंजेंट वहां रहे या नहीं, जो कि ये सुनिश्चित कर ले और कर सके कि अफगानिस्तान की जमीन से ऐसी कोई परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी जिससे अमेरिका के हितों को खतरा हो या अमेरिका पर एक कोई आतंकी आक्रमण फिर हो सके। जो बाइडेन ये मानते हैं, उनके साथी ये मानते हैं कि अमेरिका के पास ये क्षमता है कि इसको सैनिकों के न रहने के बावजूद वो तय कर सके। लेकिन दूसरा वर्ग ये है जो कहता है कि नहीं, एक सैनिक टुकड़ी का काउंटर टेररिज्म के लिए वहां रहना जरूरी है। सवाल जो मतभेद है वो इस पर, ये मतभेद नहीं था कि सैनिक वापस जाए या न जाए। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा वो ये कि इसके बाद होगा, इसके बाद अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि तालिबान और जो काबुल के जो हुक्मरान हैं उनके बीच में कोई समझौता हो पाए, और समझौता जो है वो 3 बिंदुओं पर होना है। पहला तो कि एक इंटरिम सरकार बने जिसमें तालिबान के और काबुल के जो हुक्मरान हैं और काबुल में जो और राजनीतिक तत्व हैं उनकी मिलीजुली सरकार बने, और इस सरकार का नेतृत्व कौन करे, ये इस पर फैसला अगर हो सके तो ये रास्ता अपनाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी है कि तालिबान जो है वो युद्ध विराम पर अपनी रजामंदी दे दे, नहीं तो फिर हिंसा चलती रहेगी। और हिंसा अफगानिस्तान में तो आज 40 साल से ज्यादा हो गए चल रही है, एक रूप में या दूसरे रूप में, और जनता वहां की जो है वो ही सफर कर रही है। और तीसरी जो बात होनी थी वो ये था कि अफगानिस्तान का आगे चल के जो संविधान है उसकी रूपरेखा क्या हो, कि किन सिद्धांतों पर वो आधारित हो। जो प्रस्ताव अमेरिका ने दिया वो ये कि इस संविधान की जो बुनियाद है वो 2004 के संविधान पर हो सकती है, और उसके बाद जो फेरोबदल करना है वो हो जाए। अभी तक तालिबान ने इस पर रजामंदी नहीं दी। अब 24 अप्रैल से 4 मई तक कुछ बातचीत की एक प्रपोजल है कि तुर्की में बातचीत हो दोनों साइड्स में, यानी तालिबान में और काबुल हुक्मरान और राजनीतिक तत्वों में। अभी तक तालिबान ने उस पर रजामंदी नहीं दी है। वो उनका कहना है कि अमरीकी सैनिकों को अमेरिका और तालिबान के बीच जो राष्ट्रपति ट्रंप के जमाने में समझौता हुआ था 29 फरवरी 2020 को, उसके तहत 1 मई को सबको छोड़ के अमरीकी सैनिकों को देश छोड़ना था। क्योंकि वो नहीं हो रहा है इसलिए वो नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि वो अंत में तो जाएंगे ही तालिबान के प्रतिनिधि। हाँ, कुछ वो कंसेशन अमेरिका से जरूर ले, लेकिन इस पर भी अभी प्रश्न है। जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में ऐसी व्यवस्था बनाकर वापसी करना चाहता था कि फिर कभी यहाँ की जमीन से उस पर हमला करने की साजिश ना हो, पर ये सुनिश्चित तो अभी हो नहीं पाया है। फिलहाल भविष्य तो अनिश्चित ही दिख रहा है। तो क्या, जैसा कि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं, आप भी मानते हैं कि ये अफगानिस्तान में अमेरिका की सामरिक हार है? ये तो मैंने बार बार कहा है, ये शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सामरिक हार, सामरिक पराजय, ये आज से 2 साल पहले मैंने लिखा था। मैं तो अखबारों में जो भी अपने कमेंट्स देता हूं या आर्टिकल लिखता हूं उसमें मैंने कई बार कहा है कि अमेरिका की अफगानिस्तान में सामरिक हार हुई है। क्योंकि देखिए, अमेरिका और प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये उनकी जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के 2 उद्देश्य थे। एक कि भाई अलकायदा को समाप्त करना, और दूसरा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से अमेरिका को कोई खतरा नहीं। और उनका ये कहना है कि हमने ये दो उद्देश्य जो थे वो सुनिश्चित कर लिए। लेकिन जैसे बाइडेन ने भी कहा, वो सही कहा कि अगर यही 2 उद्देश्य थे तो फिर 2011 में जब उसामा बिन लादेन की हत्या अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में की, तो उसके बाद अमेरिकी जो सैनिक थे वो जा सकते थे और मामला खत्म हो जाता। क्या 10 साल तक और रहने की जरूरत थी? वो इसलिए वो रहे अमेरिकी सैनिक क्योंकि
इन दो उद्देश्य के साथ साथ और उद्देश्य थे अमेरिका के, जैसे कि अफगानिस्तान में स्थिरता, अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेबल हो जाए, अफगानिस्तान शांति के रास्ते पे इतनी दूर तक निकल जाए कि वहां की जो प्रणाली है उसको कोई खतरा नहीं। लेकिन ये सब उद्देश्य तो अमेरिका के नहीं सुनिश्चित हुए, और वो आज कुछ भी कहें, ये उद्देश्य ऐड कर दिए गए थे, इनको मिला दिया गया, तो इसलिए सामरिक हार तो हुई है अमेरिका। जी, और अब बड़ा सवाल ये कि भारत की अफगान पॉलिसी क्या रहेगी। अगर पिछले 5 साल में हम देखें तो अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी को भारत का पूरा समर्थन रहा, लेकिन अब आगे वहां जिसकी भी सरकार बनती है उससे भारत के रिश्ते कैसे रह सकते हैं? पहला तो सवाल ये है कि सरकार मिली जुली बनेगी, सरकार फिर और आगे क्या होगा, क्योंकि अगर वहां अफगानिस्तान में सरकार आ गई तो किसी की भी सरकार हो, मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि वो सरकार चाहेगी भारत से अच्छे रिश्ते, और भारत भी चाहेगा उस सरकार से रिश्ते ठीक चले। ये इतिहास इसका साक्षी है, इतिहास इसका गवाह है। खाली तालिबान के जमाने में ये नहीं हुआ, क्योंकि तालिबान की सरकार को भारत ने मान्यता नहीं दी थी, भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नहीं दी थी। खाली 3 देश, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया ही उनको उस हुकूमत को मानते थे। तो भारत के रिश्ते उस रब्बानी साहब की सरकार के साथ थे, जिसके रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद थे, और वो इसलिए थे क्योंकि वही सरकार लेजिटिमेट सरकार थी अफगानिस्तान। अब कोई भी लेजिटिमेट सरकार आए उसके साथ हमारे रिश्ते ठीक होने चाहिए, लेकिन जो जमीनी हकीकत है अफगानिस्तान की उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हम, और आज की परिस्थितियों से अपनी नजर नहीं हटा सकते। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार कई सालों से इस परिस्थिति से नजर हटाई, और उसी वजह से, उसी कारण से तालिबान से परहेज किया। अब एक तरफ तो अब यह है कि बाइडेन साहब ने भी कहा कि भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और तुर्की को एक पहल करनी चाहिए अफगानिस्तान के मामलों में। अगर हम पहल करेंगे और शांति बहाली की कोशिश करेंगे इन और देशों के साथ, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अफगानिस्तान के जो जितने भी राजनीतिक तत्व हैं उसमें से एक से भी हम परहेज करें? हाँ, तालिबान से मेरा मानना है हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत का ये अर्थ नहीं है कि जो तालिबान के सिद्धांत हैं या मान्यताएं हैं उनको हम माने या उनको अप्रूव करें। उन सिद्धांतों को तो कोई भी अप्रूव कर सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनय की यह हमेशा मांग होती है कि ऐसी परिस्थितियों में जहां पर हमारे सामरिक हित इन्वॉल्व होते हैं वहां पर हद से बात करनी पड़ती है, और तालिबान से भी हमें बात करनी चाहिए। यह हमें नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत करीब हैं इसलिए हमें तालिबान से परहेज रखना चाहिए। नहीं, अब तो सब जितने भी राजनीतिक तत्व हैं अफगानिस्तान में, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी सेक्शन हैं, सबसे हमें बातचीत करनी चाहिए, सबसे अपने रिश्ते रखने चाहिए कि ऊंट किसी करवट बैठे, हम अपने हितों की अफगानिस्तान में पूर्ण रूप से सुरक्षा करें। विवेक काटजू जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। नरमी के साथ खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में तेजी का रुख। पिछले कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1853 में भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली। 1889 में ब्रिटेन के मशहूर हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन का जन्म। 1990 में बिहार की एक ट्रेन में विस्फोट से 80 लोगों की मौत।
बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में छाए रहेंगे छिटपुट बादल। यूपी, दिल्ली और हरियाणा में हल्की बारिश के आसार। वहीं राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अनुमान। अब बारी सुविचार की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।